जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं चैप्टर नंबर 3 बाल विकास के सब्जेक्ट बाल विकास और चैप्टर नंबर 3 का वीडियो लेके आया हूं। यदि आप लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड, तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्या उस पिछले वाले चैप्टर में बताया गया है। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप लोग देख रहे हैं डीएलएड डिजिटल एकेडमी। तो आप लोगों के बिना समय गवाए क्लास को आरंभ करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग अब क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए, आज के चैप्टर का नाम है बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं जिसके माध्यम से बालक का विकास विकास में सहायता मिलती है। बालक के विकास में आप लोगों को सहायता मिलती है। तो तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला होता है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित पक्षों से विभाजित किया जाता है। ठीक, इसको देखो, पहला हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं, अपनी भाषा में समझाएंगे कि कि बालक की प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित पक्षों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से होगा? पहला होगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा भाषा विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास यानी कि क्रिएटिविटी कि बालक कितना नए कार्य कर सकता है उस पे। उसके बाद है कल्पना, चिंतन, तर्क एवं विकास। इस पे ठीक, ये हम लोगों के 7 पहलू होते हैं। 7 पहलू होते हैं जिस पे हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि बालक का विकास किन किन पक्षों पे आके विकसित हुआ है। ठीक, हम आपने आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या होता है बाल विकास। देखिए, विकास के उन पक्षों को शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है कि यानी कहने का मतलब विकास का जो होता है इन बच्चों का जो ऊपर हमने आप लोगों को पढ़ाया है, इन बच्चों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सृजनात्मक और कल्पना, चिंतन और तर्क, ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शैक्षिक दृष्टि से यानी कि शिक्षा की दृष्टि से। क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया में इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक अवस्था में विकास प्रत्येक अवस्था में विकास एक मिनट, जी हाँ। क्योंकि क्यों- अ, क्योंकि क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया में इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक अवस्था में विकास के इन पक्षों के विचार करने से ये ज्ञात होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में किस पक्ष का विकास कितनी मात्रा में, किस प्रकार और किस दिशा में होता है। ठीक, यानी कि ये देखा जा सकता है कि विकास कितनी अवस्था में हो सकता है। देखिए, ये कितनी अवस्था में है, कितनी मात्रा में है, ठीक, इसके बाद किस प्रकार से और किस दिशा में होता है। अतः इन पक्षों के अंतर्गत अध्ययन करने वाले मुख्य बातों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक, हमने आपको बताया था, यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि जो पक्ष बताए गए हैं, इन पक्षों का बहुत ही शैक्षिक दृष्टि से महत्व होता है। और बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका संबंध इन सभी पक्षों से होता ही होता है। बालक का शारीरिक विकास भी होता है, बालक का मानसिक विकास भी होता है, बालक का भाषा का भी विकास होता है और बालक बालक में सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। एक एज पे बालक का कल्पना, चिंतन और तर्क का भी विकास होता है। ठीक, उसके बाद होता है दूसरा, हम लोग पहले ही पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास क्या होता है। हम लोग आप पढ़ेंगे, पहला होगा शारीरिक विकास, जो कि हम इस चैप्टर का पहला पॉइंट है। देखिए, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। मनु मनुष्यों मनुष्यों मनो शारीरिक
प्राणी है, यानी कि मनुष्य जो है वह एक शारीरिक प्राणी है। ठीक, जन्म के समय वह शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अविकसित होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो जाता है। शारीरिक विकास तब तक होता रहता है जब तक उसका शरीर वयस्क नहीं हो जाता, यानी किशोरावस्था की एज में नहीं पहुंच जाता है। ठीक, शेरसन के अनुसार क्या है, नवजात शिशु नवजात शिशु को शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि शारीरिक विकास में क्या कह सकते हैं, अपनी भाषा में लिखेंगे कि शारीरिक मनुष्य एक ऐसा मनोशारीरिक प्राणी है। ठीक, मनुष्य का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक होता रहता है। जब जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह एक अविकसित प्राणी के रूप में होता है। ठीक, धीरे धीरे एज बढ़ने पर उसके सभी पक्षों का विकास होता है। इतना आप लिख दीजिएगा शारीरिक विकास में। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास होते हो शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शिशु का जो विकास होता है यानी वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि माता पिता के खान पान और माता सॉरी इस अवधि में माता के खान पान स्वास्थ्य का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था में विकास के दो चरण होते हैं। जन्म से 3 वर्ष तक का होता है। 3 वर्ष की आयु से 6 वर्ष तक की आयु तक का होता है। ठीक, 3 वर्ष जन्म से 3 वर्ष यानी कि जब शिशु का जन्म होता है उससे 3 वर्ष तक का इसका शैशव विकास होता है। उसके बाद 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का इसका शैशव कह सकते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक सीधा सीधा हम लोग कहेंगे जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था तक शारीरिक विकास होता है एकदम तीव्र अवस्था में। उसके बाद होता है उसका दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि हम्म, प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से यानी कि जो शुरुआत जो 3 वर्ष होंगे उसमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवधि में शिशु का शारीरिक विकास निम्न प्रकार से किया था। लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों की तुलना में पहले विकसित हो जाती है, यानी कि लड़कियों की जो मांसपेशियां हैं वो लड़कों कंपेयर पहले विकसित हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकार। इनके आकार में क्या क्या चेंज होता है। अब इसमें देखें क्या क्या इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि इनके आकार में बदलाव होता है, भार में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, दांत में, सिर व मस्तिष्क में। तो इन सब में इनका ही विकास होता है। उसके बाद देखो क्या पढ़ेंगे हम। आकार। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। लड़कियों और लड़कों में से आधी इंच होती है। प्रथम वर्ष की शिशु की लंबाई लगभग 27 से 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 से 33 इंच और 6 वर्ष की आयु तक 40 से 44 इंच हो जाती है आकार में। भार देखेंगे, नवजात शिशु का भार 6 पाउंड होता है। प्रथम 6 माह में शिशु का भार दुगुना हो जाता है, यानी 6 माह में दोगुना, 6 वर्ष में नहीं 6 माह में। एक वर्ष 1 वर्ष में 3 गुना होता है। 3 वर्ष में लगभग 20 या 25 पाउंड होता है। 6 वर्ष तक 40 पाउंड तक हो जाता है। उसके बाद मांसपेशियों में क्या होगा, मसल्स में क्या बदलाव होते हैं कि शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 24% होता है। धीरे धीरे ये भार बढ़ता है। इसकी भुजाओं का विकास तेज गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दोगुनी और टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों की आयु तक इसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। हड्डियां हड्डियां क्या होती हैं? देखिए, हड्डियां हड्डियों में क्या क्या बदलाव होता है शिशुअवस्था में। नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं वह छोटी, मुलायम और लचीली होती हैं। ठीक, इनमें कुल 207 हड्डियां होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज पदार्थों से मजबूत हो जाती हैं। इन्हें अस्थिरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। लड़कियों को अस्थिरीकरण, एक मिनट मैं इसको साफ कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, अब
देखिए, हाँ, हम लोग थे हाँ, लड़कियों का लड़कियों का अस्त्रीकरण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए दाँत। दाँत के विषय में क्या है, दाँत में क्या-क्या बदलाव होते हैं? दाँत में होते हैं कि जन्म के बाद 7वें माह में दाँत निकलना हो जाता है, यानी कि जन्म के बाद 7वें माह में, छठे माह में भी नहीं, चौथे माह में भी, 7वें माह, हालाँकि 7वाँ माह तो 7वाँ माह। उसके बाद ये दाँत अस्थायी होते हैं, जिसको हम लोग दूध के दाँत बोलते हैं, इन्हें हम दूध के दाँत कहते हैं। 1 वर्ष की 1 वर्ष की उम्र तक 1 वर्ष की उम्र तक इनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की उम्र तक दूध के सभी दाँत निकल आते हैं, यानी कि 4 जन्म से 7 वर्ष तक और दाँत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनको हम दूध के दाँत कहते हैं। ये अस्थायी दाँत होते हैं। 1 वर्ष की उम्र तक, यानी 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और 4 वर्ष तक इनकी संख्या हो जाती है, इनके सारे दाँत निकल आते हैं। इसके बाद ये दाँत गिर जाते हैं। 5वीं वर्ष की आयु से अस्थायी दाँत निकल आते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, सिर और मस्तिष्क में क्या बदलाव होते हैं। नवजात शिशु का सिर नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर का 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इसके बाद विकास की गति मंद पड़ जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक ये बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1260 ग्राम। ठीक, 1260 ग्राम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, सेवन्थ पॉइंट है इसका, सेवन्थ पॉइंट है, जूम कर दे रहे थोड़ा सा हमको। देखिए, ये 7 पॉइंट होता है आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के पश्चात जन्म के पश्चात आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचन अंग, फेफड़े, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादक अंग और ग्रंथियों का विकास होता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। एक मिनट जरा रुकिएगा, बाल्यावस्था भैया है। ठीक, ये देखिए बाल्यावस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक विकास तेजी से होता है, यानी कि बाल्यावस्था जो होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं चाइल्डहुड एज। वह जो एज होती है वो 6 से 9 वर्ष तक 6 से 9 वर्ष की अवस्था तक शारीरिक विकास बालक में बहुत तेजी से होता है। 9 से 12 वर्ष तक की ये 9 से 9 वर्ष से 9 सॉरी 9 से 12 वर्ष तक यही यही विकास दृढ़ता को प्राप्त करता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा बलिवाद स्पष्ट कर लिया जाता है, जैसे कि भार, आकार, हड्डियां हड्डियों में, मांसपेशियों में, सिर व मस्तिष्क में और दांत में शारीरिक गति का नियंत्रण। ये ध्यान रखिएगा, जो शैशवावस्था की इसकी थ्योरी है और बाल्यावस्था की थ्योरी है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में बदलाव होंगे, जो कि मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये ना समझिएगा कि दोनों का सेम सेम आप इसके अंदर का मटेरियल लिख देंगे, दोनों का मटेरियल अलग अलग है। देखिए क्या मटेरियल अलग अलग समझ में आपको आ जाएगा यदि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। भार भार में क्या आएगा, बाल्यावस्था में 12 वर्ष के अंत तक भार 80 से 95 पाउंड हो जाता है। लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है, इसीलिए इनकी किशोरावस्था शीघ्र आरंभ हो जाता है, किसका, लड़कियों का। उसके बाद आकार, आकार में क्या होता है, बाल्यावस्था में लंबाई में मंद गति में वृद्धि होती है, मंद गति से वृद्धि होती है। लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा 1 इंच अधिक हो जाती है, इसके साथ साथ लंबाई पर वंशानुक्रम का प्रभाव होने लगता है। उसके बाद हड्डियों, हड्डियों में देखो क्या क्या बदलाव होते हैं। हड्डियाँ बाल्यावस्था की शुरुआत में 3 से 5 वर्ष की में हड्डियों में वृद्धि होती है, यानी बाल्य जो चाइल्डहुड की एज होती है, उस चाइल्डहुड की एज में 4 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें हड्डियों का विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है, यानी वृद्धि होने लगती है। फिर 8 से 12 वर्ष की आयु में का अस्थिरीकरण हो जाता है। लगभग 6 वर्ष की आयु में हड्डियों में
कड़ापन आ जाता है, ठीक यानी ठोस हो जाती है, बिल्कुल मजबूती होने आने लगती है। नॉर्मल हम लोग भाषा में बात करें तो मजबूती आना प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों का स्थिरीकरण 1 साल तक पहले हो जाता है। मांसपेशियों में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये देखिए मसल्स में। उसके बाद देखिए मसल्स क्या होता है, बालक की मांसपेशियों का भार 8 वर्ष की उम्र यानी कि आयु तक पहुँचते पहुँचते उसके कुल भार 27% तक हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन पर इन ग्रंथियों का स्राव का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए शरीर व मस्तिष्क वाले, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, शरीर व मस्तिष्क में क्या क्या बदलाव होते हैं कि बाल्यावस्था में शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है, किंतु किंतु अन्य अंगों के अनुपात में सिर बड़ा होता है। सिर बड़ा होगा, अन्य अंगों की अपेक्षा सिर बड़ा होगा। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और भार की दृष्टि से लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक, दांत क्या होता है, 1 साल की उम्र में दूध के दांत गिर जाते हैं और 12-13 वर्ष तक अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। सॉरी स्थायी दांत दिखने लगते हैं। जो दांत होता है, दांत होता है छः साल की एज तक दूध के दांत गिर जाते हैं, यानी कि 4 साल की अवस्था में निकलते हैं, 6 साल की अवस्था तक गिर जाते हैं। उसके बाद 12 से 13 वर्ष तक एक स्थायी दांत आ जाते हैं। दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। दांतों के निकल जाने से मुखाकृति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। बचपन का भोलापन समाप्त हो जाता है। ठीक, जो बचपन में भोलापन होता है बाल्यावस्था में नहीं रहता है। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद ये है शारीरिक गति का नियंत्रण। शारीरिक गति पर नियंत्रण क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक बहुत शीघ्र रहता है। ठीक, बाल्यावस्था में बालक होता है बहुत शीघ्र 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 काम करते हैं, यानी एक्टिव रहता है। इसके लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह शारीरिक अवयव, शारीरिक शक्ति, गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्य शैशवावस्था पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। 1 मिनट जैसे मैं देख लेता हूँ। किशोरावस्था। ठीक, ठीक। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ा था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवस्था पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था मानसिक विकास कैसे कैसे होता है। ठीक, अब देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा बाल्यावस्था। ठीक, बाल्यावस्था के अभी हम लोग पढ़ा शारीरिक विकास, अब हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकास। देखिए स्टार्ट करते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कम है। क्रो एंड क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक, इनका लमसम हर साल इनकी परिभाषा आती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसमें इनकी परिभाषा आएगी, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से पूछा जाएगा कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था। ठीक, देखिए क्रोइंटो ने क्या बोला, जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक, यानी कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसका जो मानसिक विकास होता है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक, यानी कि वो एक कंप्लीट एज की तरफ बढ़ने लगता है, उसका जो मानसिक विकास होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बाल्यावस्था में बालकों के मानसिक विकास की प्रमुख विशेषता दी गई है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए
छठे वर्ष में उसका मानसिक विकास कैसा होता है? एक मिनट। छठे वर्ष में उसका मानसिक विकास कैसा होता है? देखो, बालक आसान प्रश्नों के उत्तर देने लगता है छठे वर्ष में। बिना रुके 15 से 20 तक की गिनती सुना देता है। अखबार पत्रिका में बने चित्रों के नाम को बता सकता है। ठीक, इसके बाद 7वें वर्ष में वो क्या करता है? 7वें वर्ष में क्या करता है? छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। तमाम वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकता है। जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। 5 से 6 अंकों की संख्या दोहरा सकता है। ठीक, इतना कर सकता है। उसके बाद 8वें वर्ष में मानसिक विकास इसका किस स्तर पे होता है, पढ़ते हैं हम लोग। 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कविताएं, कहानियां याद कर लेता है। अब वो याद करने लगा है। ठीक, कहानियों, कविताएं, इनमें कहानी से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह साधारण समस्याओं का समाधान खोज लेता है। जो भी उसकी साधारण समस्या, उसका समाधान खोज लेगा। उसके बाद उसके बाद वो क्या करेगा? कविताओं से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देना सीख जाता है। अभी तक वो उत्तर वगैरह नहीं दे पा रहा था, अभी वो केवल पढ़ पा रहा था, समझ पा रहा था, ये चीज़ थी। अब वो समझ भी पा रहा, उससे संबंधित उसका उत्तर दे पा रहा। आठवें आठवें वर्ष में उसका मानसिक स्तर। उसके बाद देखिए, 9वें वर्ष में उसका मानसिक स्तर क्या क्या होता है? 9वें वर्ष में बालक का समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। रुपए, पैसे गिनने लगता है। 10वें वर्ष में क्या करता है? 10 साल में बालक द्रुत गति से बोल सकता है, यानी तेज गति से बोलता है। दैनिक जीवन को नियमित दिनचर्या का ज्ञान भलीभांति हो जाता है। अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं कर लेता है। 11वें वर्ष में क्या करता है? इस आयु पर बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। वह प्रत्यक्ष अवलोकन करके पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कलपुर्ज आदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना करता है, कठिन शब्दों की व्याख्या करना सीख जाता है। ठीक, अब वो 12वें वर्ष में क्या करता है? देखिए, 12वें वर्ष में क्या करता है? इस आयु में बालक विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता जानने की कोशिश करता है। इसमें तर्क और समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है, यानी वो तर्क वगैरह कर सकता है, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी वो कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करना है? हाँ, ये नहीं पढ़ना है हम लोगों को ये पढ़ना है। हम लोगों को शायद हम लोगों को हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम लोगों को किशोरावस्था हम लोग को पढ़नी है। हम किशोरावस्था शारीरिक विकास पढ़ना है कि हम लोगों को शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था जीवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। ठीक, इसको मनोवैज्ञानिकों ने तनाव तूफान की अवस्था बोला है। ठीक, इस अवस्था में बालक बहुत अपने भावी भविष्य की नींव रखता है कि वो अपने आगे जीवन में क्या करेगा। ठीक, ये बहुत खतरनाक क्रांति की काल बोला गया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्रांति की काल बोला है। हम लोग आगे से पढ़ेंगे। देखिए, किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लड़कियों में तीव्र वृद्धि का समय 11-13 साल की उम्र में और लड़कों में हम्म, ल- लड़कों में लड़कों में लड़कों में 14 से 15 साल तक की आयु होती है। इस अवधि में शारीरिक विकास के निम्न परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, क्या परिवर्तन होते हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए, बाहर में क्या परिवर्तन होता है? बालक बालिका दोनों में। किशोरावस्था में लड़कों का वजन लड़कियों से ज्यादा हो जाता है। अब क्या हो गया? लड़कों का वजन ज्यादा हो गया, लड़कियों का कम हो गया। ठीक, इसमें इस आयु के अंत में लड़कों का वजन लड़कियों की तुलना में 25 पाउंड अधिक होता है। लंबाई में इस अवस्था में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। लड़कियों की लंबाई लगभग 16 साल तक और लड़कों की लंबाई 18 साल तक तथा इसके बाद भी बढ़ती रहती है। लगभग 14 वर्ष की उम्र में इनमें अपने वयस्क ऊंचाई का 90% प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, हड्डियों में क्या करते हैं?
इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन नहीं रह जाता है, वे कठोर हो जाते हैं, अस्थिरीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सिर व मस्तिष्क की अधिकतम वृद्धि बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में वृद्धि जारी रहती है। 15 से 16 साल में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 12 से 1400 ग्राम तक का होता है। ठीक है, आपको मेरी यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए अन्य अंगों का विकास कैसे कैसे होता है। मांसपेशियों का विकास किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। ठीक, मांसपेशियों के गठन में दृढ़ता आ जाती है, शरीर के सभी अंग पुष्ट व सुडौल दिखाई देते हैं। किशोरों में कंधे चौड़े हो जाते हैं। किशोरियों के वृक्ष स्थल तथा कूल्हों में परिवर्तन हो जाता है। किशोरियों में दाढ़ी व मूछ प्रारंभिक लक्षण परिलक्षित होने लगता है। इस आयु में प्रजनन शक्ति की सक्रियता बढ़ने के कारण इसमें तरुणियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आवाज में परिवर्तन, थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज में भारीपन और किशोरियों की आवाज में मृदुलता आ जाती है, यानी कि मिठास वगैरह आ जाती है उनकी आवाज में, पतली आवाज हो जाती है। उसके बाद विभिन्न अ, विभिन्न विभिन्न इस, इस विभिन्न स्राव ग्रंथियों का प्रभाव कैसे होता है। शरीर रचना विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था में परिवर्तन का आधार ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवक्र ग्रंथि, पोष ग्रंथि, प्रजनन ग्रंथि, कुछ कुछ में बाह्य स्राव होता है। ठीक, अब इतना हम लोगों ने पढ़ा। आपको इतना समझ में आएगा किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक, भारे परिवर्तन होता है, लंबाई में होता है, हड्डी सिर व मांसपेशियाँ, विभिन्न अंगों का प्रभाव होता है, शरीर में बस आवाज़ परिवर्तन होता है, विभिन्न स्राव ग्रंथियों पर प्रभाव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक, ये क्या शारीरिक विकास प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित होते हैं, इतना डाल दीजिए। वंशानुक्रम होता है, बालक के विकास पर माता पिता के स्वास्थ्य, ये हाँ, बालक के स्वास्थ्य, शरीर रचना और पूर्वजों के गुण दोष का प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता की संतान प्राय स्वस्थ होती है, रोगी व निर्बल माता पिता की संतान रोगी व निर्बल होती है। यानी कि वातावरण पर शरीर का प्रभाव पड़ता है, सॉरी वंशानुक्रम का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण क्या होगा? बालक के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, स्वच्छ वातावरण मिलने पर बालक का उचित विकास उचित ढंग से होता है। ठीक, इसके विपरीत प्रतिकूल वातावरण में बालक का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है। अब भोजन, भोजन में क्या होता है कि भोजन का उचित विकास पौष्टिक व संतुलित आहार पर निर्भर करता है। सोर्सन के अनुसार का पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। अब देखिए परिवार की स्थिति क्या होती है। परिवार के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति पर बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। विश्राम और निंद्रा क्या होती है। थकान दूर करने के लिए विश्राम और निंद्रा की आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है। थकान शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है और विश्राम और निंद्रा थकान को दूर करके विकास का अवसर प्रस्तुत करता है। शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालक को निंद्रा की अधिक जरूरत पड़ती है। बाल्यावस्था में लगभग 10 घंटे और किशोरावस्था में लगभग 8 घंटा सोना चाहिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे छठा पॉइंट, व्यायाम और खेल का क्या महत्व होता है कि शारीरिक विकास पे। व्यायाम और खेल का बालक का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालकों को व्यायाम और खेल की सुविधा देनी चाहिए। छोटा शिशु अपने हाथ और पैरों को चलाकर व्यायाम कर लेता है, परंतु बालकों तथा किशोरों के लिए खुली हवा में खेलने और व्यायाम करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्नेह और सहानुभूति क्या होती है। देखिए, माता-पिता एवं अध्यापक के व्यवहारों का बालक के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माता-पिता के स्नेह से वंचित बालक दुखी रहने लगता है, फलस्वरूप इसका संतुलित विकास नहीं हो पाता है। अतः बालक के संतुलित विकास के लिए स्नेह और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। बालक के प्रति अध्यापक को भी और माता-पिता को भी सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे अपने आप को अकेलापन महसूस न करें। ठीक उसके बाद क्या होता है, शारीरिक विकास मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए यानी कि अध्यापक के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तन और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहारों को प्रभावित करती है। व्यवहार के परिशोधन को व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया में गहरा संबंध होता है। अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास, मानसिक विकास का तात्पर्य भी पढ़ेंगे, मानसिक विकास का अर्थ भी होता है वो भी पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो अपरिपक्व या अनमेच्योर्ड होता है, वह परिपक्व नहीं होता है। ठीक, जैसे जैसे उसकी वो आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक विकास होता है। ठीक, उसके बाद मानसिक विकास मानसिक विकास का मतलब होता है समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि आदि का विकास होता है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर यानी गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। ठीक, उसके बाद मानसिक विकास का तात्पर्य क्या होता है। मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि करना होता है, यानी कि ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ज्ञान विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना, व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना जिसमें वे परिस्थितियों के अनुकूल अपने को समायोजित कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने से आदि सम्मिलित मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ, जिसके परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। मानसिक पक्ष क्या क्या होते हैं, देखिए, मानसिक विकास कई प्रक्रियाओं का पुंज होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंतर्गत निम्नलिखित युक्त सम्मिलित किया: संवेदन, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना, स्मरण, विस्मरण। ठीक, उसके बाद क्या होता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या क्या होता है। देखिए, शैशवावस्था का हम लोगों से छूट गया था पीछे, वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। छूट गया था तो हम लोग वहाँ शैशवावस्था संबंधित समझ लेंगे। अभी हम लोग शैशवावस्था वहाँ पे शैशवावस्था के शारीरिक विकास के विषय में समझा था। अब हम लोग यहाँ पे मानसिक विकास के विषय में समझ लेंगे कि शैशवावस्था के मानसिक विकास में क्या क्या बदलाव होता है। देखो, शिशु के मानसिक विकास का शारीरिक विकास में गहरा संबंध है। आयु में वृद्धि के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। मानसिक विकास का तात्पर्य शिशुओं में उस दक्षता के विकास होने से जिससे वह वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है और समायोजन करने में सफल होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की विशेषता अधोलिखित होती है। प्रथम माह में मानसिक विकास कैसा होता है, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, यानी अनमेच्योर यानी अपरिपक्व होता है। शिशु एक मिनट रुकिए, आप लोग पीडीएफ फॉर्म लगी हुई है तो पेजों का क्रम बिगड़ गया है।
सॉरी। समझ आते हैं दोस्तों, वो शारीरिक और स्वास्थ्यावस्था के मानसिक विकास से संबंधित जो मैंने पीडीएफ लगाना मैं भूला नहीं हूँ, मिस हो गई है, मैंने लगाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं आपका अलग से एक वीडियो बना के स्वास्थ्यावस्था का पूरा एक वीडियो बना के बता दूंगा कि उसमें क्या है, ठीक, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं। इसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी हम लोग आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाले विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास को कई घटक प्रभावित करते हैं। परिवार, वातावरण, समाज, अन्य परिस्थितियाँ, समाज, देखिए विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास को कई घटक प्रभावित करते हैं। परिवार है, वातावरण है, समाज, अन्य परिस्थितियों से संबंधित है। घटक मानसिक विकास को की गति को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित होते हैं। वंशानुक्रम होता है, पारिवारिक वातावरण होता है, परिवार की आर्थिक स्थितियाँ होती हैं, ठीक, परिवार की आर्थिक स्थितियाँ होती हैं। उसके बाद क्या था, स्वास्थ्य होता है, माता पिता की शिक्षा होती है और विद्यालय का वातावरण भी एक भूमिका अदा करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवेग क्या होता है, ठीक, संवेग का मतलब होता है इमोशन। इमोशन का संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्ति, यानी कि जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है उसे हम कहते हैं। एंग्लो भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना ई धन मोशन। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति। इस प्रकार हो गया इमोशन का अर्थ, यानी कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर की गति देना, आंतरिक भावों को बाहर की ओर की गति देना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संवेग आंतरिक भावों को प्रवाहित संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन है। अन्य अर्थों को संदर्भ इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोरी से हुआ, जिसका अर्थ उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजित अवस्था होती है। उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी भयावह या डरावनी वस्तु को देखकर डर जाता है, तब वह डर जा तब वह डर या भय के कारण से बचने का उपाय सोचता है। कुछ समय के लिए बुद्धि पर भी नियंत्रण हट जाता है। वह डरावनी वस्तु से दूर भाग जाना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर कँपने लगता है और हृदय जोर से धड़कने लगता है। यह सब मानसिक और शारीरिक उत्तेजन के कारण होता है। फिर आगे होगा कि संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशन होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका है। और इसके हम लोग पढ़ेंगे कि परिभाषा, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ क्या है। हाँ, अब हम उसकी पढ़ेंगे परिभाषा, परिभाषा क्या है। इस पे लिख देंगे पहले इसके आप लोग इसका अर्थ लिख देंगे। अर्थ में लिखने के बाद नीचे लिख जाए इसकी परिभाषा लेंगे, उसके पहले लिख देंगे उसके पहले लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। दो मनोवैज्ञानिकों को परिभाषा लिख दीजिएगा, उससे आप लोगों को का काम हो जाएगा। वुडवर्ड के अनुसार क्या है, वुडवर्ड ने क्या बोला, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक। रॉस ने क्या बोला है, संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। जस्टिल्ड ने क्या बोला, किसी भी प्रकार के आवेग आना, भड़क उठना तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, ठीक। उसके बाद वैलेंटाइन ने क्या बोला है, वैलेंटाइन ने बोला है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब वेग उत्पन्न हो जाता है। क्रो ने क्या बोला, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। ड्रेवर ने क्या बोला, संवेग प्रणाली की एक जटिल दशा है इस पर शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना कारण उत्तेजित दशा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार
करने की प्रवृत्ति निहित होती है। ठीक, अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्रो है, वैलेंटाइन है, और वैलेंटाइन के बाद आप वुडवर्थ कर लीजिएगा, वुडवर्थ कर लीजिएगा और रॉस कर लीजिएगा, 4 याद कर लीजिएगा। इन्हीं से आपका एमसीक्यू भी फंस जाएगा और इसी से आपका शॉर्ट में और लॉन्ग, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है समवेग से तो लिख दीजिएगा, या वुडवर्थ, रॉस, क्रो एंड वैलेंटाइन, इससे कोई भी एक परिभाषा आ सकती है बहुविकल्पी क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन देगा, इसमें पूछ लेगा किसमें किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय को प्रभावित करने वाले 4 तत्व होते हैं। समय को प्रभावित करने वाले 4 तत्व होते हैं। क्या क्या होता है? प्रवृत्तियाँ कितनी होती? 14 टाइप की होती हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और पतला कर दें। हाँ, ये देखिए, इसको रफ कर देते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं। देखिए, प्रवृत्तियाँ कितनी टाइप की थी? 14 टाइप की होती हैं। प्रत्येक समय किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 14 टाइप की प्रवृत्ति कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहला होता है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कीर्ति भाव, अमोद, ये होता है। ठीक, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए, संवेग की विशेषता क्या क्या होती है। संवेग की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। संवेग की विशेषता में प्रत्येक संवेग में कुछ न कुछ विचित्रता होती है, जिसके कारण इसमें भली बात समझना कठिन होता है। अतः संवेग को भली बात समझने के लिए उसकी विशेषता का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। संवेग की प्रमुख विशेषता होती है तीव्रता, वैकल्पिकता, वैकल्पिकता, उसके बाद सुख दुख के भावों को निहित होना, सुख दुख के भावों का निहित होना। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है? देखिए, भाषा विकास बालक के मानसिक विकास का एक पक्ष होता है, क्योंकि इसका संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। भाषा एक विशिष्ट योग्यता होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता रखता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए, भाषा भाषा क्या होता है? भाषा के अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिसके विचार, संवेग और भावना अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट होते हैं। बोलना, संकेत करना, हाव भाव लिखना, चित्र आदि बनाना, ठीक, ये सब होता है। वाक्य शक्ति भाषा का एक रूप हुआ जिसमें अर्थ व्यक्त करने के लिए ध्वनि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य शक्ति का उपयोग न केवल अर्थों में व्यक्त करने के वरन सूचना प्राप्त करने में तथा दूसरों के दूसरों के क्रियाशील बनाने में भी होता है। दूसरों को क्रियाशील बनाने में भी होता है। इस प्रकार यह लोगों के बीच एक बंध यानी कि बॉन्ड के रूप में कार्य करता है। ठीक, जो इन्हें घनिष्ठता पूर्वक बांधे रखता है। बालक का समंजन वाक्य शक्ति तक प्रभावित होता है, वाक्य शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, और इसकी वाक्य शक्ति इसके समायोजन द्वारा प्रभावित होती है। शिशु के सभी ध्वनि बोलने के लिए बोलने के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती है। ठीक, इतना हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब इसमें क्या देखिए करना, इसमें ये कुछ नहीं करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी नहीं, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा भाषा विकास प्रभावित करने वाले भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। स्वास्थ्य होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष के बीच में यदि बीमार रहता है तो उसके बोलने पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, वह स्वस्थ बच्चों को अपेक्षा देर से बोलना प्रारंभ करता है। बहरे और ऊंचे सुनने वाले बच्चों भी देरी से बोलना आरंभ करते हैं, क्योंकि भाषा का विकास अधिकतर अनुकूलन के अधिकार पर होता है। ऐसे बच्चों का शब्द भंडार कम और उच्चारण भी खराब हो जाता है। बुद्धि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि में हम लोग क्या परिवर्तन देख सकते हैं? भाषा बच्चों के भाषा विकास पर इसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में हार्लॉक ने बोला है कि बच्चे के बौद्धिक स्तर को एकमात्र उत्तम रूप से बताने वाली ही भाषा होती है, कि उसका बौद्धिक स्तर क्या हो सकता है। भाषा बता सकती है कि उस बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या होता है। उच्च बौद्धिक स्तर के बच्चों की भाषा
निम्न बौद्ध स्तर वाले बच्चों की भाषा की अपेक्षा अधिक होती है। तीव्र बुद्धि वाले बच्चे शैशव काल में 11 माह की आयु के बीच बात करने लगते हैं। ठीक समान बुद्धि के बालक 15 माह की आयु वाले वाले बालकों से और मंद बुद्धि बालक 38 38 यानी 29 माह की आयु के बालकों से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। सामाजिक आर्थिक दशा क्या होती है? देखिए, सामाजिक आर्थिक दशा हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है। बच्चों का भाषा विकास उसकी सामाजिक आर्थिक दशा से काफ़ी प्रभावित होता है। परिवार में जिस परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अच्छी होती है उसकी अपेक्षा निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति के परिवारों के बच्चे भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े रहते हैं। ठीक है, जिस परिवार से बच्चों एक मिनट हाँ देखो, जिस परिवार में बच्चों को रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिका आदि उपलब्ध रहते हैं उनका भाषा विकास उच्च श्रेणी का होता है। इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं मैं बताता हूँ। ये सब ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट आप लोगों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है। सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का तात्पर्य होता है सर्जन या रचना संबंधी योग्यता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सृजनात्मकता वह अवधारणा जिसमें उपलब्ध साधनों में नवीन अनजानी वस्तु विचारों और धारणाओं को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का तात्पर्य क्या होता है सर्जन अथवा रचना संबंधी योग्यता होती है। ठीक, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सृजनात्मकता वह अवधारणा है इसमें उपलब्ध साधनों में नवीन अनजाने वस्तु विचारों और धारणाओं को जन्म दिया जाता है। विचारों और धारणाओं को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। ये तो करेक्ट हो गई। जेम्स डेवर ने क्या बोला है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पादन में होती है। इस टेर के अनुसार क्या, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी, एक मिनट इसको अगर मैं रफ कर दूं तो आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या होता है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक, कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ना है। सृजनात्मकता की विशेषता देखनी है और क्रो एंड क्रो का जरूर आप लोग देख लीजिएगा। क्रो एंड क्रो इम्पोर्टेंट होता है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की ये मानसिक प्रक्रिया क्या है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्रो एंड क्रो के शब्दों में। ठीक, अब देखिए, अब इसकी डायरेक्ट हम लोग विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता क्या है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब इसकी विशेषता पे ध्यान दीजिए क्या है। देखिए इसकी निम्नलिखित विशेषता इतना लिख लीजिएगा, देखो वही दिया है, निम्नलिखित विशेषता है। अब देखिए क्या क्रियाशीलता क्या है। सृजनशील बालक में क्रियाशील अधिक होता है। ठीक, वह हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। मौलिकता क्या होती है? कार्यशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? स्वतंत्र निर्णय कर सकता है, जिज्ञासा एवं रुचि होती है, बुद्धि लब्धि होती है, बौद्ध क्षमता होती है और विनोदी प्रवृत्ति होती है, संवेदनशीलता होती है, अंतर्दृष्टि होती है, संवेदनशीलता होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? एक मिनट, ठीक है। हाँ, आप लोगों को केवल इतना ही है। हाँ, आप लोगों को केवल इतना करना है। सृजनात्मकता की परिभाषा, सृजनात्मकता की विशेषता। अब हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए मिस हो रहा है, पता नहीं क्यों ये मिस हो रहा है यहाँ से पीडीएफ। सारे मैंने आप लोगों को पीडीएफ लगा रखी थी, बट कोई आप लोग चिंता ना करिएगा। जो भी मिस है मैं पूरा वीडियो बना के आपको कंप्लीट कराऊंगा।
आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिएगा। जो जो भी विषय मैं सब लिख रखा हूँ, एक डायरी लिख रहा हूँ एक डायरी पे, जो भी कमी है मैं पूरी करूँगा। अब देखिए क्या है कल्पना। कल्पना क्या होती है? कल्पना को हम लोग बोलते हैं कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। कल्पना क्या होती है? मानव विकास और उसकी उन्नति प्रगति का आधार कल्पना होती है। नवीनतम आविष्कार, साहित्य रचना, सिद्धांतों का प्रतिपादन, भौतिक वस्तु का निर्माण, अन्य मानव उपलब्धि सृजनात्मक कल्पना का ही एक परिणाम होता है। कल्पना का मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये चिंतन, तर्क आदि क्रियाओं का भी आधार होता है। कल्पना क्या होता है? कल्पना के द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित कई सारे रचनात्मक कार्य करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, क्षमता आ जाती है। उसके बाद ये देखिए, आप लोग पढ़ेंगे कल्पना। कल्पना अर्थ पढ़ेंगे। कल्पना क्या है? कल्पना एक मानसिक क्रिया होती है जिसमें जिसमें विगत अनुभवों के या उनके वस्तुओं के जो हमारे सामने नहीं होते उन नए रूपों में संग्रहित कर उसका पुनः स्मरण करते हैं। अतः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नया रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। कल्पना के संदर्भ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित होती है। जैसे कि मैकडूगल क्या होता है? मैकडूगल शब्दों में क्या होता है? हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों से संबंध विचार करने के रूप में कह सकते हैं। ठीक, रायबन के अनुसार क्या होती है? दोस्तों पीछे से जो आप लोगों को आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकता हूँ। बाहर से आवाज़ है, बाहर वालों को मना नहीं कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करिएगा, इस आवाज़ को अवॉइड करिएगा। रायबन के शब्दों में क्या होता है? कल्पना कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। रायबन रायबन इम्पोर्टेंट है। अब मैकडूगल भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है लेकिन कर लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नया रूप का प्रयोग करते हैं। कल्पना वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नया रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, बोरिंग के अन्य शब्दों कल्पना की समग्र स्मृतियाँ हैं जिसमें वास्तविकता से अवास्तविकता का सृजन किया जाता है। उसके बाद कल्पना के प्रकार देख लीजिए क्या होता है। कल्पना निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन और प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, यानी कि पुनः उत्पादक कल्पना, एक मिनट, पुनः उत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। ठीक, उत्पादक कल्पना में दो टाइप की होती है, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। कौन कौन सी कल्पना होती है? एक होती है पुनः उत्पादक कल्पना, एक होती है उत्पादक कल्पना। दो हो गई। उत्पादक कल्पना कितने टाइप की होती है? रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना, दो टाइप की हो गई ना। हो गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। ये देखिए, ये हो जाएगी। एक बार मैं चेक कर लूँ वहाँ पे क्या दिया रखा है। हाँ, ये आप लोगों को इतना देखना है, इतना ही आएगा। इतना डिटेल में नहीं आएगा कि उसके कल्पना प्रकार आ जाए, तो इतना आप लिख दीजिएगा। इतना आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा इससे आपका काम। ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई वो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या है चिंतन। चिंतन क्या होता है? चिंतन क्या होता है? देखिए क्या होता है। मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। यह चिंतन शक्ति ही मनुष्य को समस्त प्राणियों से उच्च स्थान प्रदान करती है। यह शक्ति ही उसे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क अत्यंत आवश्यक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ये देखिए अर्थ ये देखिए, मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तब वह उस समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचने लगता है। वह इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर देता है कि समस्या किस प्रकार समाधान किए जाए। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। समस्या का समाधान होते ही वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः चिंतन चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन के अर्थ को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषा के आधार पर स्पष्ट किया। रॉस के शब्दों में क्या है? चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू। चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू। वैलेंटाइन ने क्या बोला? चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होता है। ठीक, आप प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए क्या है चिंतन के प्रकार किस प्रकार के होते हैं? एक मिनट,
पिक्चर्स को मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। चिंतन के प्रकार प्रत्यात्मक चिंतन होता है, कल्पनात्मक चिंतन होता है, प्रत्यात्मक चिंतन होता है और तार्किक चिंतन होता है। ठीक, ये होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन होता है। ये इतने आपके चिंतन हो गए। देखिए अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है तर्क। सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, इसके अंदर का मैंने नहीं पढ़ा है, इसके अंदर का भी मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या होता है, प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है। इस प्रकार के चिंतन का मुख्य आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार का चिंतन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। छोटे बालक और पशुओं में इस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। उदाहरण में होता है, एक बार आग आग से जला हुआ बालक जब जब भी आग को देखता है तो वह जलने के बारे में सोचकर डर जाता है। इस प्रकार चिंतन क्या होता है, प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखिए कल्पना कल्पना चिंतन क्या होता है। इस प्रकार के चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती है। ठीक, ये प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती कल्पना चिंतन में। इसमें स्मृति के हाँ, इसमें स्मृति के सहारे पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है और मानसिक प्रतिभाओं के माध्यम से चिंतन होता है। उदाहरण के पिता जब नित्य शाम को घर वापस आते हैं और अपने बच्चों के लिए कोई खाने की चीज लाते हैं तो शाम होते ही बालक कल्पना चिंतन के सहारे सोचने लगता है कि पिताजी मेरे लिए कोई खाने की चीज ला रहे होंगे। ये हो जाएगा कल्पना चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन क्या होता है, पूर्व निर्मित का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य की दृष्टि में रखते हुए प्रत्ययों की सहायता में निश्चय पर पहुंचता है। उदाहरण, बालक बालक बिल्ली को देखकर उसके प्रति मन में प्रत्यय करने का निर्माण कर लेता है। जब भी भविष्य में वह बिल्ली को देखता है तो वह उसका और संकेत करने लगता है कि यह बिल्ली है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है तार्किक। इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए क्या है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का ये सर्वोत्कृष्ट चिंतन होता है। डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। इस चिंतन का आधार तर्क होता है। चिंतन के तत्व होते हैं, देखिए, लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढना, अनुभवों का पुनः स्मरण करना, अनुभवों को नवीन नमूनों को संयोजित करना, आंतरिक वाक्य गति एवं मुद्राएं। ठीक, आंतरिक वाक्य गति व मुद्राएं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई मेरे साइड से कमी हो तो एक सकारात्मक कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए तर्क। तर्क क्या होता है, जब तर्क तर्क माना होता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जब मनुष्यों के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में तर्क चिंतन का उदय हो जाता है। तर्क चिंतन का सर्वोत्कृष्ट रूप होता है। तर्क चिंतन का सर्वो सर्वो सर्वोत्कृष्ट रूप है। तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है। तर्क के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। वही चीज है, इसमें मैं आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जैसे कि मन के शब्दों में मन के शब्दों में बताया गया है। तर्क एक समस्या को हल करने के लिए एक अतीत के एक मिनट ये नहीं, इसको मत पढ़िए, ये इसका गेट्स का पढ़िए। देखिए तर्क फलदायक उत्पादक उत्पादक चिंतन है। तर्क फलदायक एवं उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों में पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। ठीक, ये हो गया तर्क। अब तर्क के प्रकार हम देख लेते हैं, तर्क के प्रकार क्या क्या है। एक मिनट, तर्क के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, जो भी आप डिस्टर्बेंस उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। तर्क के प्रकार क्या होते हैं, आगमन तर्क होता है और एक निगमन तर्क होता है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, आगमन तर्क क्या होता है, देखिए आगमन तर्क में होता है
कि इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों और अपने द्वारा संकलित तत्वों उदाहरणों के आधार पर किसी समान नियम या सिद्धांतों का निरूपण करता है। निगमन तर्क क्या होता है? इस तर्क में व्यक्ति पूर्व निश्चित सिद्धांतों और नियमों के आधार पर किसी परिस्थिति या वस्तु विशेष की सत्यता को प्रमाणित करता है। तो दोस्तों, आज की ये थी क्लास। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। यदि मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा नाम था अनिरुद्ध और आप लोगों की आज की क्लास थी बाल विकास के पहलू और पक्ष, चैप्टर नंबर 3। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी क्लास लगी होगी और मैं आप लोगों को फिर एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ जल्द ही मिलूँगा। यदि आप लोग मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब और जो भी आपसे जुड़ा हो, जो डीएलएड कर रहा हो, फर्स्ट सेमेस्टर पे हो, नया एडमिशन लिया हो सन 23 में, तो उसको ये वीडियो शेयर करें। सारी तैयारी मेरे इस चैनल पे कराई जाएगी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कराया जाएगा। तो सपोर्ट बनाएं और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।